चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंभीर टिप्पणी किया है। सीधे सीधे कहा गया है कि अगर चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं है तो चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता। आप सबको पता है कि इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। पिछले साल उस वक्त के जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि होली बाद सुनवाई करेंगे। 2 होली गुजरने के बाद उन्होंने मामला दूसरी बेंच को दे दिया और अब दूसरी बेंच ने इस मामले पर कई बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणियां किया है। वो तमाम सवाल जो अब तक याचिकाकर्ता और आम जनता उठा रहे थे, उन सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया है। अब ये जोर कहां तक जोर लगाएगा ये तो वक्त बताएगा, मगर जो अभी बातें निकली हैं उस पर चर्चा बड़ी जरूरी है। इसके साथ ही हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। आपको याद होगा बंगाल में जब काउंटिंग चल रही थी 4 मई को, तो मैं लाइव वीडियो कर रहा था, आपसे जुड़ा हुआ था और उस लाइव के दौरान ही मैंने जो सवाल और आशंकाएं आपके सामने रखा था। जैसे मैंने कहा कि ऐसा क्यों है कि एकदम शुरुआती काउंटिंग में ही चारों तरफ भाजपा को बहुमत दे दिया गया, दिखाया जा रहा है। ऐसा क्यों है कि जिन सीटों पर भाजपा की जीत की उम्मीद ज्यादा है वहां बहुत तेजी से काउंटिंग हो रही है, रिजल्ट आ रहे हैं। जहां टीएमसी जीत सकती है वहां पर काउंटिंग बहुत धीमी हो रही है। अभी भी वो लाइव वीडियो चैनल पर मौजूद है। मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी सीटें दनादन जीतती जा रही थी, जबकि जहां टीएमसी आगे थी उन सीटों पर काउंटिंग बहुत धीमे हो रही थी। भाजपा बहुत सारी सीटें जीत चुकी थी, तब जाकर टीएमसी की जीत के कुछ सीटों का परिणाम सामने आ रहा था। इसके अलावा कुछ सीटों को लेकर मैंने शाम वाले लाइव वीडियो में भी यह सवाल उठाया था कि क्या जानबूझकर टीएमसी की मजबूत जगहों पर काउंटिंग धीमी कराई जा रही है ताकि निराश होकर डर के टीएमसी के बूथ एजेंट यानी काउंटिंग एजेंट भाग जाएं, या फिर भाजपा के लोग उन्हें डरा धमका के भगा दें और फिर मिली भगत से चुनाव कोई और जीत जाए, यानी चुनावी डकैती। यानी उस दिन काउंटिंग के दौरान मैंने जितने भी सवाल उठाए थे वो सारे सवाल अब तथ्यों के साथ रिपोर्ट में छप गए। इस रिपोर्ट को जब आप ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तो बंगाल चुनाव का पूरा खेलवे समझ में आ जाएगा और बहुत सारे सवाल गूंजने लगेंगे। एकदम आसान भाषा में पूरी चर्चा होगी, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसकी QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट की कर लेते हैं। साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति करेगी जिसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। बाद में मोदी सत्ता ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को एक कानून के जरिए निष्क्रिय कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जब तक कोई कानून नहीं बन जाता तब तक के लिए यह आदेश लागू रहेगा, और सरकार ने कानून बनाकर आदेश को खत्म कर दिया। लेकिन एक ऐसा कानून बना जो पहले दिन से विवादित है। अब सरकार ने जो समिति बनाई उसमें प्रधानमंत्री के ही एक मंत्री और नेता प्रतिपक्ष होते हैं लोकसभा के। तो समझने वाली बात यह है कि इस समिति में सरकार के 2 लोग हैं, यानी एक प्रधानमंत्री और एक उनके मंत्री। विपक्ष के पास केवल 1 वोट है, यानी विपक्ष कभी भी अपनी मर्जी का चुनाव आयुक्त नहीं चुन सकता। विपक्ष के होने न होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। हमेशा सिर्फ सरकार जिसे चाहेगी वही आदमी चुनाव आयुक्त बनेगा। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही है, जिसे जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में सुना जा रहा है। सुनवाई के दौरान जस्टिस दत्ता ने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव तभी हो सकता है जब इलेक्शन कमिश्नर स्वतंत्र हों, यानी चुनाव आयोग स्वतंत्र हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन का स्वतंत्र होना ही काफी नहीं है, बल्कि जनता को यह दिखना भी चाहिए कि चुनाव आयोग स्वतंत्र है। यानी इंडिपेंडेंस केवल कागज पर न हो बल्कि परसेप्शन में भी होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति ही स्वतंत्र तरीके से नहीं होगी तो आयोग की स्वतंत्रता पर सवाल उठेगा। यानी चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी नियुक्ति प्रक्रिया से ही शुरू होती है। किसी भी संस्था में जो काम करने वाले लोग होते हैं वही उस संस्था की शाख बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ पूछा है कि जब सरकार के 2 सदस्य समिति में 3 में से 2 और वो अपनी पसंद का नाम चुन सकते हैं तो फिर इसे स्वतंत्र प्रक्रिया बताने का दिखावा क्यों किया जा रहा है? ये तो इंडिपेंडेंस दिखाने का एक तरीका है कि स्वतंत्रता है, लेकिन सीधे सीधे 3 में से 2 वोट सरकार के हैं। कोर्ट ने यह भी चिंता जाहिर किया कि एक ऐसी समिति है जहां पर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका केवल ऑर्नामेंटल नजर आती है, यानी साज सज्जा वाली सजावट के काम में नजर आती है। सरकार के पास पहले से बहुमत है, वो जिसे चाहे बना देगी चुनाव आयुक्त। सुनवाई के दौरान यह भी सवाल उठा कि जब सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति वाली समिति में चीफ जस्टिस न्यायपालिका की भूमिका में है तो इलेक्शन कमिश्नर जैसे संवैधानिक पद के चयन में कोई स्वतंत्र सदस्य क्यों नहीं होना चाहिए? इस पर केंद्र सरकार के वकील कहते हैं कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट संसद का सेकंड चेंबर नहीं बन सकता। अदालत कानून की वैधता देख सकती है, लेकिन संसद से यह नहीं कह सकती कि कानून एकदम कोर्ट की पसंद के मॉडल पर ही बने। आप सरकारी वकील के तर्क सुनिए मोदी सत्ता के। इनका कहना है कि अदालत कानून की वैधता देख सकती है, तो यहाँ अदालत वैधता ही तो देख रही है। 3 में से 2 वोट सरकार लेकर बैठेगी तो यह कहां से वैध नजर आता है?
बहरहाल ये तो वही बात हो गई नाले के गैस से चाय बनाने वाली। सरकार का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक सरकार कानून नहीं बना लेती तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार चयन होगा, यानी चीफ जस्टिस उस समिति में रहेंगे। तो सरकार ने कानून बना लिया है और अब वही लागू रहेगा। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा था कि सरकार ऐसा कानून बना ले जिसमें उसी की मठाधीशी चले। इस मामले में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चीफ जस्टिस को हटाकर केंद्रीय मंत्री को लाने से इलेक्शन कमीशन की स्वतंत्रता कमजोर हुई है। ये व्यवस्था सरकार को अपने पसंदीदा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने का रास्ता देती है। इस मामले की सुनवाई के अंत में बेंच ने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेजने का सुझाव दिया, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने इसका विरोध किया और कहा कि ये 2023 के कानून के सामान्य कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज है, इसके लिए बड़े बेंच की जरूरत ही नहीं है। तो कुल मिलाकर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला लगातार विवादों में बना हुआ है। स्पष्ट रूप से गड़बड़ी नजर आने के बाद भी, सरकारी दबदबा नजर आने के बाद भी सरकार की तरफ से एक से बढ़कर एक कुतर्क दिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणियां कर रहा है, मगर देखना यह है कि फैसला क्या आता है, क्योंकि पूर्व में भी हमने देखा है सुनवाई के दौरान टिप्पणियां बहुत बड़ी बड़ी आती हैं जबकि फैसला कुछ और ही आ जाता है। अब आ जाइए पश्चिम बंगाल के मामले में और टकटकी लगाकर सुनते जाइए, क्योंकि मुद्दा बड़ा गंभीर है। ऐसा लग रहा है कि पूरा बंगाल चुनाव ही टीएमसी के खिलाफ किसी पार्टी ने नहीं बल्कि गैंग ने लड़ा है। तमाम संस्थाओं, अधिकारियों, मीडिया और सब ने मिलकर किस तरीके से कौन कौन से गुल खिलाए हैं एक बार फिर से आप लोग निहार लीजिए। पिछले दिनों भाजपा की सत्ता आते ही तुरंत पता चला कि जो मनोज कुमार अग्रवाल चुनाव के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे बंगाल के, उन्हें बंगाल का नया मुख्य सचिव बना दिया गया, इनाम मिल गया। और जो सुब्रत गुप्ता स्पेशल रोल ऑब्जर्वर बनाए गए थे चुनाव में, यानी वोटर लिस्ट के मामले में, उनको भाजपाई मुख्यमंत्री का सलाहकार बना दिया गया। यानी जिसने एसआईआर को देखा उसको भी नाम, जिसने चुनाव को देखा उसको भी नाम। तो यहां से ये सारे सवाल पैदा हो ही गए कि क्या ये अधिकारी भाजपा के टारगेट पर काम कर रहे थे, भाजपा के लिए काम कर रहे थे, कि भाजपा को चुनाव जितवाया जाए फिर सरकार आने पर बड़े बड़े पद मिलेंगे। जरा सोचिए कि 4 तारीख को चुनाव परिणाम आते हैं और उसके एक हफ्ते के भीतर ही चुनाव कराने वाले अधिकारियों को, एसआईआर के अधिकारियों को सरकार में इनाम दे दिया जाता है। क्या इससे भी बड़ा सबूत कुछ चाहिए? स्क्रॉल की इस रिपोर्ट को देखिए। लाइव वीडियो में मैं बार बार दिखा रहा था, एक सीट थी राजरहाट न्यू टाउन। यहाँ पर पहले टीएमसी के विधायक थे, इस बार भी वो चुनाव लड़ रहे थे और भाजपा की तरफ से पीयूष कनोडिया चुनाव लड़ रहे थे। टीएमसी ने दावा किया कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन ने मिलकर उन सीटों पर धीमी काउंटिंग करवाया जहां पर टीएमसी मजबूत थी, और जहां बीजेपी मजबूत थी वहां पर गिनती बहुत तेजी से हुई। इससे हुआ यह कि दोपहर तक ऐसा माहौल बन गया कि भाजपा बहुत बड़े अंतर से जीत रही है, जबकि तब तक बहुत ही कम वोटों की गिनती हुई थी। याद करिए, लाइव के दौरान ही मैंने कई बार यह सवाल उठाया था कि कुछ लाख वोटों की गिनती के बाद ही भाजपा को विजयी घोषित कर दिया गया। गोदी मीडिया द्वारा हर तरफ शोर मचाया जाने लगा। आप सोचिए कि गिनती होनी है करोड़ों वोटों की और कुछ लाख वोटों की गिनती के बाद रिजल्ट की तरह घोषणा होने लगती है। ये जो राजरहाट सीट है, यहाँ पर 330 पोलिंग स्टेशन थे, यानी 330 ईवीएम मशीन एक कॉलेज में काउंटिंग के लिए लाई गई थी। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होनी थी, फिर ईवीएम की। 17 राउंड में ईवीएम वाली गिनती होनी थी। तो जो शुरुआती 16 राउंड थे उसमें हर राउंड में 20 ईवीएम गिनी जानी थी और आखिरी राउंड में जो बची हुई 10 ईवीएम थी उसको गिना जाना था, यानी 17 राउंड गिनना था। 17 को याद ध्यान में रखिएगा। इसके लिए 20 टेबल लगाए गए थे। बैलेट के माध्यम से जो वोट आए थे उसमें बीजेपी के उम्मीदवार को 487 और टीएमसी के उम्मीदवार को 363 वोट मिले। अब यहीं पर लगभग 114 वोटों से जैसे ही भाजपा के उम्मीदवार आगे निकल गए तो ढोल बजाना शुरू हो गया। लेकिन ईवीएम की गिनती शुरू होते ही टीएमसी के उम्मीदवार बहुत आगे निकल गए। 5 राउंड के बाद ही वो 11,000 से ज्यादा वोटों से आगे हो गए टीएमसी वाले। लेकिन इसके बाद कथित रूप से खेला शुरू हो जाता है और गिनती बहुत धीमी कर दी जाती है। जिस कॉलेज में इस सीट की गिनती हो रही थी उसी कॉलेज में 2 अन्य सीटों की भी गिनतियां हो रही थी, यानी टोटल 3 सीटों की गिनती एक ही कॉलेज में हो रही थी। इनमें से 2 पर बीजेपी बड़े अंतर से जीती। जहां भाजपा पहले से जीतते हुए नजर आ रही थी उस सीट के परिणाम 4 तारीख को शाम में ही घोषित हो गए कि भाजपा जीत गई है, टीएमसी हार गई है। लेकिन जहां टीएमसी के उम्मीदवार आगे निकल रहे थे उस सीट पर काउंटिंग दूसरे दिन तक चली। जरा सोचिए, ये वही चुनाव आयोग है जो समय बचाने के लिए कहता है कि बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करवाना चाहिए, मशीन ठीक है, जल्दी हो जाता है। और कितना जल्दी हो रहा है देखिए। एक ही काउंटिंग सेंटर पर 3 सीटों का फैसला होना है, काउंटिंग हो रही है। जिन 2 पर भाजपा को जीत मिल रही होती है वहां शाम तक फैसला आ जाता है और जहां टीएमसी को जीत मिल रही होती है वहां पर अगले दिन चुनाव परिणाम आता है। यानी जहां टीएमसी आगे रहती है वहां काउंटिंग धीमी हो जाती है। आपको याद होगा
4 तारीख को दोपहर बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने लोगों से और काउंटिंग एजेंट से कहा था कि लोग मतगणना केंद्र न छोड़ें, क्योंकि खाली 3-4 राउंड ही काउंटिंग हुई है और भौकाल बनाया जा रहा है कि भाजपा जीत रहे, डरने की जरूरत नहीं है, ये बीजेपी का प्लान है। अब टीएमसी की तरफ से आरोप है कि राज्य भर में भाजपा की भारी बढ़त दिखाने वाला खेल रचा गया। इसके बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं और उनके गुंडों ने मिलकर टीएमसी के एजेंट्स को पीटना शुरू किया। टीएमसी एजेंट्स के बैज छीन लिए गए, यानी जिसके भरोसे वो अंदर आ जा सकते थे सेंटर में, और उन्हें फाड़ दिया गया ताकि वो दोबारा काउंटिंग सेंटर में जा ही न सके और अंदर धांधली की जा सके। और तो और पूरी की पूरी सेंट्रल फोर्स चुपचाप मुंह ताकती रही। स्क्रॉल ने भाजपा के एक एजेंट से बात किया तो भाजपाई एजेंट ने बताया कि जहां भी भाजपा के लिए मुकाबला टफ था वहां काउंटिंग स्लो हुई। यानी जो आरोप टीएमसी लगा रही है वही बातें भाजपा के एजेंट भी बता रहे हैं। उधर सीपीआईएम के उम्मीदवार ने भी कहा कि स्लो काउंटिंग के कारण टीएमसी को नुकसान हुआ। बीजेपी की बढ़त की खबरों से टीएमसी काउंटिंग एजेंट हतोत्साहित हो गए और उनमें से बहुत सारे लोग काउंटिंग सेंटर छोड़कर भाग गए। यानी विपक्षी पार्टियों के लोग भी कह रहे हैं कि टीएमसी के साथ घपलेबाजी की गई और बीजेपी उन सीटों पर भी जीत गई जहां वो कतई जीत नहीं सकती थी। अब उस सीट की कहानी सुनिए। सीपीआईएम के उम्मीदवार ने बताया कि रात 11 बजे के आसपास जब 17 राउंड की गिनती होनी थी और पूरे राउंड की गिनती हो चुकी थी, तब टीएमसी उम्मीदवार तपस चटर्जी 316 वोटों से आगे थे। तभी आधी रात को करीब 500 भाजपा के लोग वहां पहुंचे, नारेबाजी की, टीएमसी उम्मीदवार की बेटी की कार को खिड़कियों को तोड़ दिया। इसके बाद टीएमसी के लोग वहां से भाग गए, यानी उन पर हमला हुआ और उन्हें भगा दिया गया। जब टीएमसी उम्मीदवार ने जीत का सर्टिफिकेट मांगा तो उनके एजेंट को धमकी दी गई। यानी वही सारी बातें जो मैंने दिन में ही काउंटिंग के दौरान ही कह दिया था। अगली सुबह टीएमसी उम्मीदवार को बताया गया कि आखिरी कुछ राउंड की काउंटिंग फिर से होगी। टीएमसी उम्मीदवार ने पूछा कि बिना सुरक्षा के काउंटिंग कैसे होगी। टीएमसी उम्मीदवार डर गए, क्योंकि दूसरे दिन सबको पता चल चुका था कि भाजपा सत्ता में आ गई है। जगह जगह दंगे जैसी स्थिति है, मारा पीटा जा रहा है टीएमसी के लोगों को। तो टीएमसी उम्मीदवार ने कहा कि सुरक्षा दीजिए, हम चलते हैं। तभी अगले दिन पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर राजरहाट न्यू टाउन के रिजल्ट में 18 राउंड जोड़ दिए जाते हैं। यानी अब तक था 17 राउंड, वहां 18वां राउंड आ गया और इस राउंड में बीजेपी उम्मीदवार को 637 वोट मिले, जबकि 18वें राउंड में टीएमसी उम्मीदवार को मात्र 5 वोट मिले। इससे पहले किसी भी राउंड में टीएमसी उम्मीदवार को कम से कम 1926 वोट मिले थे। यानी ध्यान दीजिए, जिस सीट की काउंटिंग मात्र 17 राउंड में होनी थी, जब 17 राउंड पूरा हो जाता है तो टीएमसी के उम्मीदवार 316 वोट से आगे रहते हैं। कथित रूप से रात में भाजपा के गुंडे पहुंचते हैं, टीएमसी के लोगों को मारते पीटते हैं, कथित रूप से भगा देते हैं और फिर चुनाव आयोग की तरफ से कहा जाता है कि एक राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है, यानी लास्ट राउंड की काउंटिंग फिर से होगी। लेकिन जो वोटिंग की काउंटिंग 17 राउंड की थी वो 18 राउंड की हो जाती है अचानक दूसरे दिन। न जाने कहां से 18वां नंबर आ गया और अभूतपूर्व तरीके से 18वें राउंड में भाजपा के उम्मीदवार को 637 वोट मिलते हैं और टीएमसी वाले को मात्र 5, जबकि अब तक के किसी भी राउंड में टीएमसी के उम्मीदवार को 1926 से कम वोट नहीं मिले थे। यानी जो सबसे कम वोट मिला था वो 1926 था हर राउंड में। 18वां राउंड न जाने कहां से ऐसा आया जहां पर टीएमसी को मात्र 5 वोट मिले और इससे 18वें राउंड ने इस सीट के रिजल्ट को पलट दिया। सोचिए कि किस लेवल पर पूरे सिस्टम ने खेल किया है। कल्पना करिए कि ये भारतीय लोकतंत्र के लिए कितना भारी है। जो लोग चोरी से सत्ता में आएंगे वो सत्ता में आने के बाद कितनी बड़ी डकैती करेंगे। क्या इस चुनाव को चुनाव कहा जा सकता है? स्क्रॉल ने इससे संबंधित बहुत सारे सवाल अफसरों को भेजे, चुनावी अफसरों को। कोई जवाब नहीं मिला। कुछ ने पत्रकार सुनने के बाद फोन में काट दिया, कुछ ने फोन बंद कर लिया। भाजपा इस बारे में कहती है कि आखिरी राउंड वोटिंग यानी 18वां राउंड इसलिए करना पड़ा क्योंकि टेक्निकल ग्लिच आ गया था और ईवीएम गड़बड़ हो गई थी, इसलिए उसकी पेपर स्लिप गिनी गई और उससे 18वें राउंड में जोड़ा गया। यानी सोचिए कि बंगाल का चुनाव किस तरीके से हुआ। सवाल है कि क्या इन्हीं कथित कर्मों के कारण चुनावी अधिकारियों को भाजपा ने इनाम दिया? क्या लाखों की संख्या में केंद्रीय बल इन्हीं कार्यों के लिए लगाए गए थे ताकि सब कुछ भाजपा के पक्ष में हो सके? बाकी चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार कितने निष्पक्ष हैं ये तो आप सब जानते ही हैं। ये रिपोर्ट जो आज 15 मई को छप रही है, ये 4 तारीख को ही मैंने लाइव वीडियो में सारी कहानी बताया था और वो स्पष्ट रूप से पूरे देश को नजर आ रहा था, कुछ भी छुपा हुआ नहीं था, ऑनलाइन था। आप में से बहुत सारे दर्शकों को याद होगा जो उस दिन मेरे साथ जुड़े हुए थे और जो नहीं जुड़े थे वो पूरी लाइव वीडियो 4 मई में जाकर तारीख में देख सकते हैं। इसी चैनल पर अभी भी पड़ी हुई है।
मैं बार बार कई सीटों पर बता रहा था, जहां भी टीएमसी आ गया है वहां पर काउंटिंग बहुत धीमे चल रही है, जहां बीजेपी आ गया है वहां पर काउंटिंग बहुत तेजी से होती है, रिजल्ट आ जाते हैं। और तो और कई सीटों पर 22 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और कुछ सीटों पर 2 या 3 राउंड की काउंटिंग हुई थी। यानी वही चुनाव आयोग, उसी तरह के अफसर, वही मशीन, वही पूरा सिस्टम, लेकिन इतना ज्यादा अंतर, इतना अलगाव कैसे आ सकता है? बाकी इन सारे सवालों के जवाब इस खबर में मिल जाते हैं कि बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भाजपा सरकार ने मुख्य सचिव बना दिया और वोटर लिस्ट के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर को मुख्यमंत्री का सलाहकार बना दिया। ये इनाम यूं ही तो नहीं मिला है, खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। आप सभी को लोकतंत्र की अम्मा की ये जीत मुबारक हो। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।